बताइए संस्कृतम शब्द में कौन सी धातु है? संस्कृतम शब्द में कौन सी धातु है? डुक्रिय। कौन सी है? याद रहोगे कौन सी धातु है? प्रत्यय कौन सा है? बोलो। व्याकरणम में कौन सा प्रत्यय? लुट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? लुट प्रत्यय। ठीक है, लुट प्रत्यय कौन सा लिंग बनाता है? नपुंसक लिंग बनाता है। व्याकरण कितनी मुनि परंपरा है? प्रथम, दूसरा, तीसरा, पाणिनि का ग्रंथ, कात्यायन का, पतंजलि का, सबसे प्रामाणिक मुनि पतंजलि ने व्याकरण को क्या कहा? क्या कहा? परिभाषा क्या दी? लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। लक्ष्य का मतलब? लक्षण का मतलब? सूत्र कितने होते हैं? कौन कौन से? नंबर 1 बताओ, 2, 3, 4, 5, छठा संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार। कितने सूत्र हैं? 6। व्याकरण के कितने खंड हैं? 9 खंड हैं। वेद कितने हैं? वेदांग कितने हैं? सबसे प्रधान वेद? सबसे प्रधान वेद कौन सा है? सबसे नवीनतम, प्राचीनतम? शाबाश, बहुत बढ़िया। वेदों के अंग कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5वां, छठा। छंद को क्या कहा गया? व्याकरण को सबसे प्रधान अंग, शिक्षा को क्या? ग्रहण, निरुक्त को श्रोत्र, निरुक्त को श्रोत्र, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ज्योतिष को नेत्र। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? माहेश्वर का दूसरा नाम शिव सूत्र जाल। एक नाम और बताओ। अक्षर समामनाय या वर्ण समामनाय, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। वैसे कोई ज्यादा खास बात नहीं है, ये विशिष्ट बात नहीं है, बस ध्यान में रखनी चाहिए। अक्षर समामनाय या फिर क्या कहते हैं इसको? वर्ण समामनाय। ये भी ध्यान रखना। कितने सूत्र हैं रही है? 14 सूत्रों का अंतिम वर्ण हलंत है ना? हलंत वर्ण की क्या होती है? किस सूत्र से? हालंत्यम। किस सूत्र से? और इत संज्ञा का लोप कौन करता है? और जब दोनों हो जाए तब क्या कहलाएगा? तो फिर ये इत संज्ञक वर्ण की आवश्यकता क्यों पड़ी जब इनका लोप ही करना था? आपको परीक्षा में प्रश्न यूं पूछ ले कि माहेश सूत्रों में अंतिम वर्ण जो हलंत है उसका प्रयोजन क्या है? वेरी नाइस। क्या निर्माण करना? प्रत्याहार सिद्धि हेतु। प्रत्याहार सिद्धि के लिए अंतिम हलंत वर्ण की क्या पड़ती है? आवश्यकता। याद रह जाएगा क्या? अंतिम हलंत वर्ण किस लिए आया? प्रत्याहार बनाने के लिए। किस लिए आया? प्रत्याहार क्या रे? सूत्र क्या है इसका? ये क्या है? खंडित अवस्था में, बिल्कुल बिखरी अवस्था में। बताओ प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। आदिर अंतेन सहेता। दोबारा बोलो। कितने प्रत्याहार हैं कुल? कितने? 44। लघु सिद्धांत में हम कितने मानेंगे? 42। वैयाकरण सिद्धांत में किसकी है वैयाकरण सिद्धांत? भट्टोजी। एक और है मध्य सिद्धांत कौमुदी, वो किसकी है? और लघु सिद्धांत किसकी है? अच्छा, ये बात हो गई क्या? चलो चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। आइए, ये बातें हमने पढ़ ली। अब हमने देखा कि एक वर्ण की आवृत्ति हुई है। अरे किसकी हुई है? क्यों? क्यों? घोष और उष्म दोनों जगह आवश्यकता हेतु। है कि आवश्यकता घोष में भी है कि आवश्यकता उष्म में भी है। देखा था ना अपन ने? देखा। अच्छा, है आदि में जो ए की ध्वनि है वो किसके लिए है? कार खालिस्तान भरना, मैं खालिस्तान छोड़ रहा हूं। है कार आदिशु ए कार खालिस्तान क्या बनेगा?
उच्चारणार्थम, ऐसे बोलो, उच्चारणार्थम। क्या बोलेंगे? दोबारा भरना, है कार आदिशु ए कार है उच्चारणार्थम। मतलब क्या है? आदि में ए किसके लिए है? उच्चारण के लिए। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा बताओ, अच कितने हैं कुल? अच कुल कितने हैं? और संस्कृत व्याकरण में अच कितने हैं? 13। कितने? 13, ठीक है, ये बात हमने कर ली। और व्यंजन कितने हैं? 33। व्यंजन 33 ही होते हैं। है की तो क्या हुई है? आवृत्ति। वर्णमाला में काम में लिया जाने वाला है कौन सा है? 14वें सूत्र वाला। कौन सूत्र वाला? चलो, कौन से वर्ण की 2 बार इत संज्ञा हुई? बोलो। अणय वर्ण की कितनी बार? 2 बार इत संज्ञा। अणय वर्ण से 2 बार प्रत्याहार बनते हैं। अण 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 कितनी बार बनते हैं? 2। प्रथम अण का सूत्र बोल दो फटाफट, मजा आ जाए। ऐसे बोलोगे? मजा ही खराब हो गया। डर नहीं होता है। ड्रैलोपश्य। क्या? दीर्घो अणय। ड्रैलोपश्य दीर्घो अणय। दोबारा बोलो। इसका मतलब यह था, ढ या रे में से किसी का लोप कर रहे हैं तो इससे पहले वाले अण, अण का मतलब ए ई उ, क्या का क्या कर दो? क्या कर दो? निर प्लस रोग बराबर दूर प्लस राजा बराबर। याद है ना सबको? चलो ठीक है। अगला सूत्र हमने लिखा था, अण उदित सवर्णस्य च प्रत्यय। लिखा था क्या? यहां पे अण का अर्थ ऐसे लेकर छठे सूत्र लय और अण तक का ज्ञान होगा। और उदित वर्ण कितने होते हैं? कितने होते हैं? 25। उबासी नहीं। 16 काम मत कर दे, हम तो भूल गो। उदित वर्ण कितने? कहां से ले कहां तक? कैसे मैं। कितने हो गए? कितने वर्ग होते हैं? 5 में कितने कितने? 5 वर्ग कौन कौन से? कै च ट त प। शाबाश, बहुत बढ़िया। इतनी बात हमने इसमें पढ़ ली। काम काम की बात अपन ने सारी इसमें कर ली है। अब हमें आगे पढ़ना है। तो आगे जो विषय बिंदु पढ़ना है वो अपने को ध्यान में रखना है। क्या क्या? प्रत्याहारों से संबंधित बात हमने कर ली, ठीक? समझ पा रहे हो? अब आपके माहेश्वर सूत्र क्या होने चाहिए? कंठस्थ याद होने चाहिए। इससे बाहर माहेश्वर सूत्र में कुछ भी नहीं है, ठीक? आगे अपन बात करते हैं। वो बात क्या है? कलम को विराम दो, विवेक को श्यामपट्ट पे ले आओ और देखते हैं इसमें क्या बात आती है। क्या लिखा मैंने? अचवर्णा। पीछे तक दिखाई दे रहा है अक्षर? क्या हुआ? विषय बिंदु क्या था? पाणिनि महोदय ने माहेश्वर सूत्रों में स्वर तो डमरू की आवाज से निकाल लिए, लेकिन जब स्वरों का वर्गीकरण की बारी आई तो उनके समझ में नहीं आया कि मैं स्वरों का वर्गीकरण कैसे करूं, स्वरों को बांटूं कैसे, विभाजित कैसे करूं। काफी दिनों तक उनके सामने यह परेशानी रही, समझ नहीं पाए कि यार मैं इनका वर्गीकरण कैसे करूं। खूब इधर उधर प्रयास किया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक दिन, यूं कहते हैं कि सीखने के लिए आदमी कहीं से भी सीख सकता है, पशु भी ज्ञान दे देते हैं कई बार, लेने वाला होना चाहिए। मुर्गे ने बांग लगाई प्रातः काल में, सुबह सुबह भोर के समय मुर्गे ने क्या लगाई? बांग। और मुर्गा बांग कैसे लगाता है आपको सबको पता है ना? हाँ, उस बांग से उन्होंने एक सूत्र बनाया, ऊ कालो अज्रस्व दीर्घोप्लुतः। ऊ कालो अज्रस्व दीर्घोप्लुतः, ये उन्होंने एक सूत्र बनाया। कोई बात नहीं, संकट में आने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हूं, मैं करवा दूंगा आपको, है ना? इसमें क्या क्या बात है वो देखते हैं अपन, घबराने की जरूरत नहीं। इसमें एक बात तो आई है, ऊ काल। क्या आई है? ऊ काल। एक बात है इसमें अच, फिर है इसमें हरिश्व, और फिर है इसमें दीर्घ, और फिर है इसमें प्लुत। ये इतनी सी बात है, ठीक?
पाणिनि महोदय यूं कहते हैं कि यथा लिखितम तथा पठितम एक है अधम पाठकस्य लक्षणम। जैसा लिखा होता है वैसा ही पढ़ने वाला एक नीच पाठक होता है। हम जब टीचिंग मेथड पढ़ेंगे शिक्षण विधियों में तो हम पढ़ते हैं कि पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला। पाठक शब्द में पठ धातु में अणवुल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अणवुल। अण आधा, वु छोटा और ल लट्टू, क्या बनेगा? अणवुल। अणवुल प्रत्यय है पाठक में, और अणवुल प्रत्यय कर्ता पद बनाता है। पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला, और गायक का मतलब, गायक का मतलब, नर्तक का मतलब, वादक का मतलब, नायक का मतलब, अभिनय करने वाला। क्या करने वाला? अभिनय करने वाला। ये समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? अक की ध्वनि जहां पे आएगी वहां पे कर्ता पद निर्माण होगा, और अणवुल क्या होगा? उसमें प्रत्यय होगा। तो यहां पे क्या हुआ, विषय बिंदु क्या था कि भाई उन्होंने कहा कि जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ने वाला क्या होता है? नीच पाठक होता है। कई दिन तक तो मेरे भी ये बात समझ में नहीं आई, यार लिखा होता है वैसा ही पढ़ा जाता है, राम को तो राम ही पढ़ेंगे, अब सीता थोड़ी पढ़ लेंगे। ये तो बात कुछ समझ में आई नहीं। तो फिर एक शब्द आया सामने, और उस शब्द ने थोड़ा सा मुझे समझने के लिए मजबूर किया। ये शब्द आया, क्या शब्द है? अब आप इसको क्या पढ़ोगे? श्री मच्छर चंद्र। क्या पढ़ोगे? श्री मच्छर चंद्र। अब मच्छर के श्री थोड़ी लगता है, फिर तो श्रीमती भी होगी कोई ना कोई, है ना? हाँ, देखो इसको पढ़ने का अब बात समझ में आई कि जैसा लिखा होता है वैसा नहीं पढ़ना चाहिए। पदों का विच्छेद करते हुए पढ़ो। क्या करते हुए? इसको पढ़ेंगे श्रीमत शरत चंद्र। इसका जो संधि विच्छेद है वो इसका क्या बनेगा? श्रीमत शरत प्लस चंद्र। इसको ऐसे पढ़ना है अपने को। श्री मच्छर चंद्र नहीं है ये हम गलत पढ़ते हैं। जैसा लिखा होता है वैसा नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मैं इसको यूं पढ़ता हूं ऊ कालो अजृस्व दीर्घो प्लुत, मैं गलत कर रहा हूं, मैं सही नहीं पढ़ रहा हूं। बच्चे ने कहा कि सर ये नवोढ़ा शब्द है, इसको नवोढ़ा ही तो पढ़ेंगे। मैंने कहा नहीं यार, ये नवोढ़ा कैसे पढ़ेंगे? नवोढ़ा है ही नहीं है। नवोढ़ा कुछ नहीं होता है। नवोढ़ा होता क्या? कुछ नहीं होता। होता क्या है? नव ऊढ़ा। इसको नवोढ़ा नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या? अरे विद्यालय नहीं बोलना चाहिए, हमें विद्यालय बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? विद्यालय बोलना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? पाणिनि यूं कहते हैं कि शब्द को तोड़ करके पढ़ो, आप विच्छेद करते हुए पढ़ो। अगर अपन मिला के पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? गलत पढ़ते हैं। मिला के लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते। तो इसका मतलब ये ऊ कालो अजृस्व दीर्घो प्लुत नहीं है। दुख पाने की जरूरत को ना अपन क्या पढ़ांगा? ऊ काल अच हर्षव दीर्घ प्लुत। कितना इजीली पढ़ लिया आपने, आराम से पढ़ लिया ना। अब आपके बात समझ में आनी चाहिए कि जैसा लिखा होता है वैसा नहीं पढ़ना चाहिए। विच्छेद करते हुए हमें क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। टुकड़े करते हुए, उनको अलग करते हुए पढ़ना चाहिए। ठीक? अच्छा, अब देखिएगा, मुर्गे ने बांग लगाई, और बांग कैसे लगाई वो मैं लगा के बताता हूं आपको, है ना? मुर्गा बोला हुआ सवेरा, यही क्या? हाँ, देखना रे, ऐसे बोलता है क्या मुर्गा? कुकड़ू कू, इस प्रकार से बोलता है। अब देखना इससे उन्होंने क्या ग्रहण किया, क्या सीख ग्रहण की। इस कू में छोटा ऊ है, इस कू में क्या है? छोटा ऊ। ह्रस्व बोलते हैं इसको, लघु बोलते हैं। इस अड़ू में ऊ कैसा है? और इस कू में जो ऊ है ना, उसके आगे ये क्या लगी हैं? इसको बोलते हैं ध्वनि मात्रक चिन्ह। क्या बोलते हैं? समझ गए क्या? क्या है ये? ध्वनि मात्रक चिन्ह। ध्वनि को मापने के चिन्ह है। 3 प्रकार के ऊ निकले। फिर उन्होंने विभाजन किया कि ये ह्रस्व है, छोटा, लघु, मूल, एक मात्रिक, ये लघु है, और इसमें यही और मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा, और इसमें यही एक और मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लुत। ये अच है। अरे ये क्या है? अच है। अच 3 प्रकार के कहे गए, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। किसके आधार पर? मुर्गे की बांग के आधार पर। और मुर्गे की बांग के आधार से पहले उन्होंने नाम दिया ऊ काल। काल का मतलब होता है समय। ऊ में लगने वाले समय के आधार पर, बात को समझना। ऊ काल का मतलब
ऊ में लगने वाले समय के आधार पर पाणिनि महोदय ने स्वरों को 3 भागों में बांट दिया। किस में लगने वाले समय के आधार पर? किस में लगने वाले? ऊ में। अब ऊ में समय लगता है, देखो ऊ में समय कैसे लगता है? कुक कुक, बिल्कुल फटाक से, कुक ड़ू डबल, दुगुना समय, कुक ड़ू कू, 3 प्रकार की ध्वनि। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ऊ में लगने वाले ध्वनि के समय के आधार पर। किसके आधार पर? किस में लगा समय? ऊ में। ऊ में लगने वाले समय के आधार पर उन्होंने कहा कि एक होता है हरिश्व, एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत। जो हरिश्व होता है उसकी बहुत छोटी ध्वनि होती है, जो दीर्घ होता है उससे दुगुना, और प्लुत होता है वो हरिश्व भी कितना गुना? कितना गुना? तो इसने कहा कुक कुकड़ू कू, 3 प्रकार की ध्वनि। इसलिए उन्होंने क्या कहा? हर्षव दीर्घ प्लुत। ये विभाजन उन्होंने किसके आधार पे किया? ऊ में लगने वाले समय के आधार पर। समझ में आ गई क्या बात आपके? अरे ऊ में लगने वाले समय के आधार पे पाणिनि ने स्वरों को कितने भागों में बांटा? कौन कौन सा? हर्षव दीर्घ प्लुत, है ना? प्लुत का मतलब 3 गुना। प्लुत का मतलब क्या होता है? 3 गुना। 3 गुने का मतलब भाई जैसे कोई दूर आदमी खड़ा है, कोई खेत में खड़ा है, कोई पापा खड़े हैं, उनको आवाज देनी है पापा पापा। ये जो आ गया आगे, ये कौन सा स्वर है? मम्मी, भाई, बापू, ये ऊ कौन सा ऊ है? कौन सा ऊ है? जहां ध्वनि क्या हो? लंबी चली जाए, वो स्वर कौन सा होता है? ठीक। तो ऊ में लगने वाले समय के आधार पे स्वर कितने प्रकार के हो गए? कितने प्रकार के? अब देखना जरा, उन्होंने कहा कि व्याकरण में जो कुल स्वर, या हम वहां से बात कर लेते हैं। अच में हमने कितने स्वर देखे थे? अच में कितने स्वर देखे थे हमने? 9। देखो अच, बताओ बताओ फटाफट बताओ कौन कौन से? ए, ई, ऊ, री भी तो है, ए, फिर ए, ओ, आई और औ। कितने हो गए? ये 9 हो गए। बच गए कितने? 4 और बनाना है, देखना। अस्य च्वौ सूत्र से। कौन से सूत्र से? अस्य च्वौ सूत्र से 4 बनाने। अब 4 देखो कैसे बनते हैं। अस्य च्वौ सूत्र से बना भाई ए प्लस ए बराबर आ। अब जब ए की एक मात्रा है तो आ में कितनी मात्रा है? कितनी? इसलिए आ को कहते हैं द्विमात्रिक। क्या कहते हैं? अब ये ए अपना आ ले आया, अब ये ई भी, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या होगा? और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर, और छोटी री प्लस छोटी री बराबर बड़ी री। छोटी री और बड़ी री की पहचान क्या है? ये तो है छोटी, और ये हो जाएगी। अब कह के नीचे री लगानी है, छोटी तो ऐसे लगाएंगे, और बड़ी होगी तो याद रख लेना इन चीजों को, ठीक है? 2 कितना आटा? 2 आटा। आटा 2 वरी 7 है, मानवेरो है, बहुत दो रहा हूं मैं। क्या क्या पढ़ा हमने? ऊ काल है अच हरिश्व दीर्घ प्लुत। इसमें हमने क्या पढ़ा? ऊ में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? नाम ही नहीं आया, मजा ही नहीं आया। ऐसे बोलो, हर्षव, हर्षव, क्या? हर्षव दीर्घ प्लुत। चलो भाई, और अच कितने होते हैं? 9। और अब कितने हो गए टोटल? तो संस्कृत व्याकरण में कुल स्वर संख्या कितनी हो गई? 13। हमें पूछे कि स्वर कितने होते हैं तो 9 ही होते हैं। अरे स्वर कितने होते हैं तो 9 ही होते हैं, लेकिन व्याकरण में काम में ले जाने वाले स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। 4 का निर्माण तो हमने किससे किया है? अस्य च्वौ से किया है। किससे किया है? अस्य च्वौ से किया। उबासी मत ले भाई, मत मारे मन, मैं मर जाऊंगा तेरे से न, मत मारो रे। अरे तो तारो हिसाब से ले लो कुर्ती, कहीं भी मेरे कान नहीं पाड़ना जरूरी है क्या? ये बताओ। हाँ बताओ। कोई नहीं लेगा। अब क्या मैं, हाँ डस्टर फेंकूंगा। अस्य च्वौ, ये हो गया, समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो, पहला कौन सा लिखूंगा? कौन सा स्वर बेटा? हर्षव का दूसरा नाम है लघु,
और लघु का नाम है मूल, और मूल का ही नाम क्या है? एक मात्रिक। समझ में आ गई क्या रे बात आपके? पक्का? हरिश्व कोई क्या कहते हैं? लघु कोई, मूल कोई, इनकी संख्या होती है 5। कितनी रे? हिंदी में 4 ही होती है लल्ला, 5 मत कर देना। हिंदी में कितनी है? संस्कृत मम्मी है, उसमें एक ज्यादा है। कितने हैं? 5। ठीक है, अब देखो इसमें से अपन ढूंढते हैं। 9 तो ये हैं, 4 ये हैं, तो ये तो दीर्घ है, इनमें तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो अपने को मूल मूल ढूंढना है। ये पांचों के पांचों कौन से स्वर हैं? मैं इससे देख के लिखने नहीं दूंगा, मैं मिटाऊंगा ये। हाँ, नहीं तुम लोग तो क्या करते हो, देख के छाप लेते हो। मिटाऊंगा मैं ये। दम है तो याद रख लो, और नहीं दम है तो घर चले जाओ अपने। कमजोरों की यहां कोई हिम्मत, कोई वो वैल्यू नहीं होती है। दम है तो याद रखो, है ना? यूं ही बैठे रहते हो ना, उनकी दिक्कत है ये। लिखने दे, अब लास्ट में लिख लें, एक बार चैटिंग कर लेने दे, है ना? ऐसा होता है। मैं मिटाऊंगा, फिर मुझे कहना मत गुरुजी आप लिखवाओ। लिखवाओ बोल रहा है, इसका मतलब उसका पढ़ाई में ध्यान, याद ही नहीं करना चाहता हूं। चलो, कितने हो गए भाई? 5। कौन कौन से हो गए? लरे नहीं, लरी। ये स्वर और चेंज करोगे तुम लोग। लरी होता है, लरे नहीं होता। क्या होता है? लरी। कितने वर्ण है ये? 5। 5 कौन से, क्या नाम है इनका? हर्स्व, लघु, मूल, एकमात्र। अब इनको मूल क्यों कहा? मूल इसलिए कहा क्योंकि अन्य सभी स्वरों का जन्म इनसे हुआ, इसलिए उनको मूल कहा। समस्त स्वरों के जनक जो हैं वो ये हैं, माता पिता ये हैं, इसलिए इनको मूल कहा। अब कैसे कैसे, अब बात करते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 कौन सा है? कौन सा है? अरे दीर्घ को गुरु भी कहते हैं। अरे दीर्घ को गुरु भी कहते हैं, और इन्हें द्विमात्रिक स्वराः। समझ में आया कुछ? कितने स्वर हो गए? दीर्घ, गुरु और द्विमात्र। ये कुल कितने थे रे? 13। कुल स्वर कितने थे? 5 तो ले लिए, बच गए कितने? वो सारे के सारे इसमें आएंगे, 8। सुनना, पहले तो ये 4, ये ए ई उ री, ये मूल है ना? मूल से ही बना है ना? तो ले लो, इनको ले लो। कौन कौन से ले लें? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री। बड़ी लरी भी होती है ना? बड़ी लरी नहीं होती? पक्की बात? चलो ठीक ठीक ठीक। अब बताओ, ए ओ आई। आज तक आपने पढ़ा था ए आई ओ औ, और मैं लिख रहा हूं, यही क्रम याद रखना है। एक यर लव है, ये यर लव वाली आदत छोड़ दो। हाँ, यर लव नहीं, ये यर लव है। लव लव अपने पास रखो, लवे की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए क्या पढ़ना है अपने को? ये वेरल है। ठीक है, कितने हो गए रे ये? ए ओ आई। ये 4 का तो देख लिया गुरुजी हमने कि ये किससे बना है? मूल से ही बना है। लेकिन वो कैसे बने ए ओ, इनका थोड़ा ध्यान कर लें अपन। देखो इधर, ए प्लस ई बराबर, अब ए के साथ मैं ए जोड़ दूंगा तो आई। समझ पा रहे हो क्या? और फिर मैं ए प्लस ऊ कर दूं तो, और ए के साथ ऊ जोड़ दूं तो, इसलिए इनको मूल कहा जाता है। सभी स्वरों का जनक इन्हें ही कहा जाता है, इसलिए इनको मूल कहा जाता है। तो मूल स्वर कितने हैं? 8 है ना? 8 क्या है तो? अच्छा, 8 तो क्या है? दीर्घ स्वर। क्लियर होगी बात? चलो, अब हम तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं, कौन सा स्वर? प्लुत। इसी को ही क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? त्रिमात्रिक। और इनकी संख्या होती है मेरे बच्चों 8 या 9। ये ध्यान रखना, ऐसा ही ध्यान रखना है, 8 या 9, न 8 न 9, बल्कि 8 या 9। एक बार प्रश्न आया था ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, कि भाई पाणिनि के अनुसार संस्कृत व्याकरण में काम में लिए जाने वाले वर्णों की कुल संख्या, तो वहां आता है ऑप्शन में 63 या 64। कितने? 63, 64। समझ गए? 63 या
64। ये या का जो फर्क आता है वो यहीं से शुरू होता है। कैसे, इसको समझते हैं अपन। 8 या 9 होते हैं, ये आठों के आठों उतार लो वापस नीचे। दीर्घ वाली जो 8 है ना वो वापस नीचे उतार लो। अपन ने उतार लिया, आ उतार लिया, बड़ी ई उतार लिया, बड़ा ऊ ले लिया, बड़ी री ले लिया, ए ओ ऐ। ध्यान रखना ये आपके आगे प्रकृति भाव संधि में काम आएगा। प्रकृति भाव में अपन करते हैं प्लुत प्रग्रह्यो अचि नित्यम। वहां पे प्लुत स्वर के साथ हमेशा प्रकृति भाव संधि होती है। प्लुत स्वर के साथ हमेशा कौन सी संधि होती है? और आपको मैं पूछूंगा उस समय कि प्लुत स्वर क्या होते हैं, तो आप कहोगे सर वो स्वर जिसके ऊपर 3 की घात लगी हुई होती है। वो स्वर जिसके ऊपर 3 की घात का मतलब क्या? वहां पे 3 की घात का मतलब है इससे कितना गुना? 3 गुना। इसकी ध्वनि हरिस्व से कितना गुना होगी? 3 गुना। समझ में आ गई क्या बात आपके अच्छे से, है ना? तो आप इन सब के ऊपर क्या कर सकते हैं? 3 की क्या लगा सकते हैं? घात लगा सकते हैं। 8 तो ले लिए, 8 तो ले लिए, लेकिन एक री जो होता है ना, कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं। मानते हैं तब तो ये 9 और नहीं मानते हैं तब ये 8। क्लियर? समझ में आ गया सबके? तो ऊ में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने होते हैं? हैं? अरे ऊ में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के विभाजन 3। पहला हर्षव, दूसरा दीर्घ, तीसरा हर्षव कितने हैं? दीर्घ कितने हैं? प्लुत कितने हैं? प्लुत की क्या पहचान है? ऊपर 3 की घात लगी हुई होती है। उतारो। सबके याद हैं? चलो चलो, मिटा दूं क्या? ये इधर वाले तो मिटा सकता हूं। हाँ, नहीं, ऐसा प्रश्न दोबारा नहीं करेगी। इसका आंसर ही 8 या क्या है? 9। ठीक है? हाँ, देखो भाई आगे बढ़े। अब मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूं आपके लिए और उस प्रश्न का जवाब ढूंढना है आपको। ठीक है? मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है एकारस्य कति भेदः। दूसरा प्रश्न अत अस्य कति भेदः। तीसरा प्रश्न रीकारस्य कति भेदः। या फिर मैं पूछ लूं कि रित अश्य कति भेदः। लिखना कुछ नहीं है, समझना है। आप प्रश्न कर लिया। कार का मतलब ध्वनि होता है हमेशा, कार की तरफ नहीं जाना है। कार जिसके भी आगे लगा होता है ना, कार, उसका मतलब जिसके आगे लगा है उसी वर्ण की बात कर रहा है, पर्टिकुलर। समझ गए? तो ए कार का मतलब यहां पे किसके भेद पूछता है? ए के। ई कार का मतलब किसका पूछता है? ई के। ऊ कार का मतलब किसका पूछता है? ऊ का। समझ गए क्या बात आप अच्छे से? कार में कार को छोड़ दो, कार से पहले जो स्वर लगा है उसकी बात कर रहा है। ठीक है? तो इसमें प्रश्न क्या किया मेरे विद्यार्थियों? प्रश्न ये किया कि ए के कितने भेद होते हैं। इसने कहा कि यहां तय लगा हुआ है ना, तो यहां तय लगने के बाद ए के कितने भेद होते हैं, री के कितने भेद होते हैं, और तय लगने के बाद री के कितने भेद होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों का जवाब हम ढूंढते हैं। किस प्रकार से ढूंढते हैं वो अपन बात करते हैं। समझ गए? बोर्ड पे आ जाओ तसल्ली से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अच्छे से देख लेना। पाणिनि महोदय ने यूं कहा कि प्रत्येक स्वर उदात्त होता है, प्रत्येक स्वर अनुदात्त होता है और प्रत्येक स्वर स्वरित होता है। उन्होंने यूं कहा प्रत्येक स्वर उदात्त होता है, प्रत्येक स्वर क्या होता है? अनुदात्त होता है, और प्रत्येक स्वर क्या होता है? स्वरित होता है। ठीक है? उदात्त की उन्होंने जो परिभाषा दी वो उन्होंने दी उच्चैर उदात्त। क्या दी? उच्चैर उदात्त है, ये इन्होंने इसकी परिभाषा दी।
अनुदात की उन्होंने क्या दी? नीचैर अनुदात है, नीचैर अनुदात है। और स्वरित की उन्होंने दी समाहारः स्वरितः, समाहारः स्वरितः। ये इन्होंने परिभाषा दे दी। ये होते क्या हैं उदात, अनुदात, स्वरित? सर हमें ये तो समझाइए। बेटा उदात का मतलब है वे स्वर जिनका उच्चारण मुख के ऊंचे वाले भाग से बोला जाता हो, या हम कह सकते हैं उसकी ध्वनि ऊपर हो, ऊंची उठी हुई हो। भाई जैसे संगीत होता है, कोई भी गीत संगीत होता है, उसमें कुछ स्वर की ध्वनि तो बहुत ही क्या होती है, सुर जो होते हैं बहुत ही ऊंचे होते हैं, और कुछ की बिल्कुल क्या होती है, धीरे से। और कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो न नीचे न ऊपर, बिल्कुल बीच में। समझ गए क्या मेरी बात? तो उच्चाई, प्रत्येक स्वर की ध्वनि ऊंची भी होती है और प्रत्येक स्वर की ध्वनि मुख के नीचे वाले हिस्से से और मुख के नीचे वाले और ऊपर वाले से मतलब है कि जब जोर से बोला जाए तो उच्चाई और धीरे से धीमे गति से बोला जाए तो नीचाई। और कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो, या प्रत्येक स्वर ऐसा होता है जो स्वरित भी होता है। तो प्रत्येक स्वर उदात होता है, प्रत्येक स्वर अनुदात होता है, और प्रत्येक स्वर क्या होता है? प्रत्येक स्वर की ध्वनि ऊंची भी हो सकती है, नीची भी हो सकती है, और स्वरित का मतलब है उदात और अनुदात के बीच की ध्वनि, न उदात न अनुदात, बीच की ध्वनि। आगे बात समझ में? उदात अनुदात स्वरित का सूत्र आपको याद होना चाहिए, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उदात का सूत्र क्या है? जोर से बोलो। उच्चैर उदात। क्या बोलेंगे? और नीचैर अनुदात। अनुदात की क्या है? स्वरित का समाहारः है, स्वरित है। जो नहीं बोल रहे वो जिंदगी में नहीं सीख सकते, और मैं उनको श्राप भी दूंगा थोड़ी देर बाद। हाँ नहीं दूंगा मैं। अब बताओ उदात का सूत्र बताओ। उच्चैर, अनुदात का, स्वरित का समाहारः है, स्वरित है। हाँ आज के बाद ध्यान रखो, जो नहीं बोल रहा है ना उसका रीट में सिलेक्शन नहीं होगा, होगा ही नहीं। पढ़ने की इच्छा ही नहीं, सिलेक्शन कैसे होगा, है ना? हाँ चल, हो गई बात इतनी। अगर उदात का सूत्र पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? और अनुदात का और स्वरित का? मैंने यूं ही मजाक किया, मैंने दिल से कुछ नहीं कहा है, आप हर्टली मत लो, कोई बात नहीं। मैं तो यूं भाई थोड़ा सा, इससे क्या होता है कि संबंध बना रहता है, और पढ़ने की क्या रहती है उसमें इच्छा। ओ यार गुरुजी तो केवरो, हाँ बुक कया करें 100 बाठा महाराज ना, एक बाठो। हाँ ये डबल तय है, तो समझ में आया? जैसे उत्तर लिखते हैं अपन, उत्तर यहीं लिख देता हूं, उत्तर। इस उत्तर का मतलब ये है, इसमें चरत्व संधि है, उद प्लस तर बराबर उत्तर, ये डबल तय होता है। और ये विशेष ध्यान रखना है आपको, मैं आगे बताऊंगा, है ना? आगे हम सारी बात करूं, मैं एक भी बात नहीं रखूंगा मेरे पास, सारी आपको दे दूंगा मैं टोटल। मैं आया ही देने के लिए हूं, और आप आए हो, शाबाश। कितना लेके जाते हैं और हम कितना देते हैं वो आगे की बात है। उदात का सूत्र बोलिए फटाफट। अनुदात का, स्वरित का। अब देखना बेटा जी, उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्वर अनुनासिक भी होता है। प्रत्येक स्वर क्या होता है? और कहा प्रत्येक स्वर अननुनासिक भी होता है, या अननुनासिक को निरनुनासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर? क्लियर? यहां जिसके कम समझ में आए, एक बार वो आवृत्ति करना चाहता है तो रिकॉर्डेड क्लास आपके पास पहुंच रही है, आप आराम से घर पे तसल्ली से एक बार इसकी और आवृत्ति आप कर लेना। या जो प्रक्रिया चल रही है वो सारी आपके पॉकेट में भी जा रही है, नहीं जा रही? पैसे दो आ जाएगी, पैसे दे दो पॉकेट में आ जाएगी, दे दिया तो आ गई, नहीं आई तो यूट्यूब पे आ जाएगी, आ जाएगी, करवा देंगे। बस तसल्ली, पैसे की जरूरत नहीं, मजाक कर रहा हूं, आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलो। प्रत्येक स्वर अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब होता है मुख और नासिका, मुख और नासिका। अनुनासिक का मतलब क्या होता है? अरे वे वर्ण जो मुख और नासिका दोनों से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? जैसे मैं कह दूं न न न, मुख की भी जरूरत पड़ेगी और वो बात अलग है। बचपन में हम क्या करते, नाक पकड़ लेते थे। अब बोल न बोल के दिया, हाँ ला ला, दोनों होठ पकड़ लेते थे, मैं बोल के दिखा मैं, वो नहीं। अनुनासिक का मतलब क्या हुआ? वे वर्ण जो मुख और, परंतु बेटा इसका उल्टा अनुनासिक, अन माने नहीं, नहीं, निर, निर का मतलब रहित, नहीं। ये दोनों कहते हैं नहीं, नहीं क्या क्या नहीं, नासिका नहीं न, जहां जिन वर्णों को नासिका की जरूरत, जैसे मैंने बोल दिया कै, अब कै में जरूरत पड़ी क्या? प फ जरूरत पड़ी क्या? नहीं। तो जिनके लिए नाक की जरूरत नहीं पड़ती है वो क्या कहलाते हैं? क्या? अनुनासिक या निर्नुनासिक। और अनुनासिक क्या होता है? जिसमें मुख और नाक की क्या पड़े, जरूरत। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने ये लिख दिया ए, ये कौन सा है? बोलो कौन सा है? अनुनासिक। और इसके ऊपर मैं चंद्र बिंदु लगा दूं तो अब ये क्या बन गया? अनुनासिक। प्रत्येक स्वर अनुनासिक भी होता है, प्रत्येक स्वर अनुनासिक भी होता है, प्रत्येक स्वर की ध्वनि उदात्त भी होती है। अब मैं इनको बांट रहा हूं बेटा, गौर कर लेना, अंतिम निचोड़ आ गया बात का, फिर उत्तर आप खुद देंगे, देखना। मैं इनको बांट रहा हूं। मैंने सबसे पहले ले लिया हरिश्व ए। किसको ले लिया? मुझे ये बताओ, हरिश्व ए जो है वो दीर्घ में भी है क्या? है। आ किससे बना? और प्लुत में भी है क्या? तो मतलब ए तीनों में है, हरिश्व में भी है, दीर्घ में भी है, प्लुत में भी। ई तीनों में है क्या? उ, री, ली नहीं है। किस में नहीं है? ली किस में नहीं है? ए, ऐ, ओ, औ किस में नहीं है? हर्स्व में नहीं है। किस में नहीं है? आ जाओ बोर्ड पे देखो, मैंने इसका दो भागों में कर दी बात, समझना बेटा ध्यान से। मैं कह रहा हूं हरिश्व ए, हरिश्व ए, और फिर कर रहा हूं मैं क्या? अनुनासिक। क्या किया मैंने? हरिश्व ए, अनुनासिक। फिर वापिस मैंने हरिश्व ए और अनुनासिक की जगह क्या मैंने क्या कर दिया? अनुनासिक। बात को समझना। कितने पार्ट हो गए इसके? हो गए, हो गए। अब हरिश्व ए को छोड़ दिया मैंने ले लिया दीर्घ ए। क्या ले लिया? दीर्घ में भी तो ए है ना। दीर्घ ए अनुनासिक, दीर्घ ए, समझ पे आ रही है क्या सब लोगों के? अब मैंने दीर्घ को छोड़ दिया, मैंने ले लिया किसको? किसको? और प्लुत ए अनुनासिक, प्लुत ए। कितने भेद हो गए? कितने भेद हो गए? कितने भेद हो गए? पक्का समझ में आ रहा है? अब मैं हरिश्व ए को ले जाऊंगा किसके पास? अनुदात के पास। किसके पास? और वो के वो छह कहां चले जाएंगे? समझ पा रहे हो क्या? और फिर मैं उस हरिश्व ए को ले जाऊंगा किसमें? स्वरित में। और छह ही किसके हो जाएंगे? स्वरित के। बात समझ में आई क्या आपके? दोबारा सुन लेना अच्छे से। हरिश्व ए अनुनासिक, हरिश्व ए अनुनासिक, दीर्घ ए अनुनासिक, दीर्घ ए अनुनासिक, प्लुत ए अनुनासिक, प्लुत ए। अब हरिश्व ए अनुदात अनुनासिक, हरिश्व ए अनुदात अनुनासिक, दीर्घ ए अनुदात अनुनासिक, दीर्घ ए अनुदात अनुनासिक। इस प्रकार से इसमें भी कितने आ जाएंगे? और इसी प्रकार के इसमें भी कितने आ जाएंगे? अब मुझे बताओ ए के कुल भेद कितने हो गए? बोलो, हो गए क्या मेरे बच्चे? पहले प्रश्न का उत्तर मिला ना हमें? अरे कितने भेद हो गए? ए कारस्य कति भेदाः। अब आप खुद उत्तर दोगे, बताओ ई के कितने भेद? बताओ कैसे? ई तीनों में है सर। ई छह हरिश्व के होते हैं, छह दीर्घ के होते हैं, छह प्लुत के होते हैं, इसलिए कितने हो गए? ऊ के बताओ, री के बताओ 18। एक बात और आती है आगे, वो बाद में करेंगे। री के भी 18, ली के बताओ कितने? कितने हैं? 12। ए ऐ ओ औ के बता दो 12 12। कितने कितने? 12 12 है कि नहीं है? बात समझ में आ गई? ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो है ना, ये मैंने डिवाइडेशन किया है, कोई आवश्यकता नहीं। समझ में आ गई ना गणित आपके? आपको समझना ये है कि एकार के भेद कितने होते हैं, तो ये बाद में बात करेंगे। री के कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? री के कितने होते हैं? री के कितने होते हैं? री तीनों में है, लेकिन एक बात और आएगी आगे, वो अपन, हाँ बोलो।
अब तो बोलो, कोई कौन मरियो लो मन यहाँ टुकारियों से सुने। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो प्रत्येक स्वर उदात्त भी होता है, अनुदात्त भी होता है, और क्या होता है, स्वरित भी होता है। प्रत्येक स्वर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त का सूत्र क्या है, अनुदात्त का क्या है, स्वरित का क्या है। प्रत्येक स्वर अनुनासिक होता है, प्रत्येक स्वर, और इन पांचों के आधार पर जब भेद किए गए, इनका वर्गीकरण किया गया, तो हमने पाया कि ए के तो भेद होते हैं कितने, ई उ री, इनके भी, और री के, और ए आई ओ औ इनके कितने कितने, 12-12। सबके समझ में आ गई बात। चलो इतना तो आप क्या उतारोगे, मैं लिखवाता हूं, उतारो। ये नहीं उतारना है, मैं बोल रहा हूं वो उतारना है। प्रत्येक स्वर, प्रत्येक स्वर उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित होता है। उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित होता है। एवं प्रत्येक स्वर, प्रत्येक स्वर अनुनासिक व अनुनासिक भी होता है। अनुनासिक, एक मिनट, अनुनासिक व अनुनासिक भी होता है, और अनुनासिक के विकल्प लगा के निरनुनासिक भी कर लेना। लिख लिया, प्रत्येक स्वर अनुनासिक व अनुनासिक, और विकल्प लगाए क्या लिखना है, निरनुनासिक होता है। आगे की बात अपन कल करेंगे। सर कोई संदेश देना चाह रहे हैं, वो लेवल फर्स्ट 16 नंबर में, मैथ साइंस 9, SST यहीं है ना। हाँ तो ठीक है, 5 मिनट अपन जो लिखने वाली क्रिया वो कर लेते हैं। क्यों समय बर्बाद करने से क्या मतलब है, लिखवा दे ना 12-5 तक। ओके फटाफट, 7 मिनट पड़ी हैं अभी अपने पास, लिख लो। हाँ क्या लिख लिया हमने, प्रत्येक स्वर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होता है। प्रत्येक स्वर अनुनासिक और अनुनासिक होता है। क्लियर। अब पहले नंबर लगाओ उदात्त, नंबर 1 उदात्त। उदात्त सूत्र लिखो उदात्त का, बोर्ड पे देख के कोई नहीं लिखेगा, बोर्ड पे देख के कोई नहीं लिखेगा। हाँ। बोर्ड पे तभी देखना है जब बिल्कुल समझ से परे हो जाए। बेटा ये दिख रहा है तुम लोगों को, नहीं दिख रहा, इधर लिख दूं। उदात्त का तो लिख लेना उच्चैर उदात्त, अनुदात्त का लिख लेना नीचैर अनुदात्त, और इसका लिख लेना समाहार है स्वरितः। लिख लिया। हाँ तीनों की लिख ली क्या, मुझे बताओ। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तीनों की लिख लो कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू लिख लो। ठीक है, तीनों की लिख लिए। अब हम लिखेंगे नीचे वाली लाइन, उपरोक्त, उपरोक्त के आधार पर, उपरोक्त के आधार पर स्वरों का पुनः वर्गीकरण किया गया, स्वरों का पुनः वर्गीकरण किया गया उपरोक्त के आधार पर। उपरोक्त का मतलब समझ पा रहे हो क्या, उपरोक्त का मतलब 5 की बात कर रहे हैं अपन। 5 कौन कौन से, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और अनुनासिक और अनुनासिक। प्रत्येक स्वर उदात्त होता है, अनुदात्त होता है और स्वरित होता है, और प्रत्येक स्वर अनुनासिक भी होता है और इन
अनुनासिक और अनुनासिक को दोनों को अपन किस में बांटेंगे? प्रत्येक उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में बांटेंगे। तो उसकी बात अपन कर रहे हैं। अपन ने क्या लिख लिया? पुनः वर्गीकरण किया गया है, किया गया है, किया गया है। आगे तीर का निशान लगा दीजिए, है ना, और आगे लिख लीजिए। वो लिख ली, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सीधा लिख लो ए ई उ। मैं लिखवा रहा हूं वैसे स्टार लगा के छोटे छोटे में, ए कोमा ई तथा उ प्रत्येक के ए ई उ, नहीं री नहीं, री को कहानी थोड़ी और इसमें घुसी हुई है। ए ई उ प्रत्येक के 18 भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं। प्रत्येक के कितने होते हैं बेटा? 18 भेद होते हैं। ठीक है, अगली बात, दूसरा स्टार लगाओ। ली के ली ली ले री ली के, इसके आगे खाली छोड़ दो जगह, कुछ नहीं लिखना है, नहीं 12 नहीं लिखना है, खाली छोड़ दो। फिर इसके नीचे लिखो री के भेद, भेद लिख के छोड़ दो बस, री के भेद, री के भेद और री के भेद ऐसा लिख के छोड़ देना, आगे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, हो गया। फिर नीचे लिखो ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ प्रत्येक के 12 भेद। कितने कितने भेद भाई? 12 भेद। किस अभाव में? कोष्टक में लिखना हर्स्व का अभाव है ना, इसमें हर्स्व का अभाव, ऋस्व अभाव लिख लेना। किस अभाव में? ऋस्व अभाव। कैसा अभाव है बेटा? ए आई ओ औ ऋस्व में थोड़ी है, नहीं है ना, इसलिए कितने हो गए? 12। अब मैंने री और री छुटवा दिए, इसको भरना है। समझ लो बेटा ध्यान से, परीक्षा का निचोड़ आ रहा है और यही प्रश्न आता है परीक्षा में, यही यहां से प्रश्न पूछा जाता है और इसको मैं समझाता हूं आपको अच्छे से। देखो मैंने ये जगह खाली क्यों छोड़ी? इसके लिए एक वार्तिका आती है, वो वार्तिका अपने को समझनी है। देखना जरा, वार्तिका आती है कि री ली वर्णयो है, मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। ये बात अपने को समझनी है। री ली वर्णियो है, मिथः है सावर्ण्यम वाच्यम, अर्थात इस वार्तिका ने यह कहा है कि री व ली वर्ण आपस में क्या होते हैं? सावर्ण्यम का मतलब और वाच्यम का मतलब कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? री और ली वर्ण आपस में, री और ली वर्ण आपस में समान वर्ण कहलाते हैं। अतः गुरुजी इसका क्या फर्क पड़ेगा? अरे मेरे बच्चे फर्क पड़ेगा। फर्क यूं पड़ेगा कि अगर आपको परीक्षा में यूं पूछे कि री के कितने भेद होते हैं तो 18 नहीं बताना है, हमें री और री दोनों के जोड़ के बताने हैं। समझ में आ गई क्या बात आपके? अगर मुझे कोई यूं पूछे ना कि री के कितने भेद हैं तो मैं क्या करूंगा? री के तो कितने प्लस री के कितने और बराबर कितने हो गए? 30 बताने हैं। आ गई क्या बात समझ में आपके? री और ली वर्ण आपस में क्या होते हैं? इसलिए हमें इन दोनों के जोड़ के वर्ण बताने हैं। भाई यूं मान लो कि ये मोटियार लोग ही हैं और आ का गण आपस में क्या करेगा? जोड़ेगा। कौन सच्ची? मत मानो, मत जोड़ लिया। री और ली आपस में क्या होंगे? जुड़ेंगे। री के गुण कितने हैं और ली के गुण कितने हैं और 18 और 12 कितने हैं? अगर आपको यूं पूछ ले कि ली के कितने हैं तो बताओ, तो भी 30 ही। क्यों? अब जुड़ेंगे 12 और 18 और कितने होंगे? 30। ये याद रह जाएगा क्या? री और ली की आपस में शादी हो चुकी है, ये विवाहित हैं और ये न्यारा न्यारा कोनी है।
अंक आपस में जुड़ के ही अपन ने बताना है। री का कितना है 18 है और री का कितना है 12 है, दोनों का जोड़ के कितना होगा 30 होगा। बेटा याद रह जाएगी कि अपने को यूं पूछे कि री के भेद कितने हैं, अगर री का नहीं पूछा है, नहीं पूछा ना, सिर्फ किसका पूछा री का पूछा है ना, तो अपने को करना क्या है री का भी जोड़ के बताना है और वर्ण कितने हो जाएंगे 30। ये वार्तिका लिखो। री वर्णियो है, मिथा है, सावर्ण्यम वाच्यम, ये नहीं लिख रहे हैं कुछ लोग, शॉर्ट में काम निकाल रहे हैं। री वर्णियो है, मिथा है, सावर्ण्यम वाच्यम, लिख लिया? इतना जल्दी थोड़ी लिख लेंगे। मैं बेटा इसके नीचे लाइन लिखवाऊंगा, तू इसको बीच में फंसा रही है। कोई बात नहीं। री वर्णियो मिथय सावर्ण्यम वाच्यम, इसके नीचे यही बात लिखनी है कि री और री आपस में समान वर्ण होते हैं। री और री वर्ण आपस में समान वर्ण होते हैं। री और री वर्ण आपस में क्या होते हैं रे? समान वर्ण होते हैं। ठीक है, तो री के कितने बताने हैं 30। एक छोटी सी बात और करूंगा, री के कितने बताने हैं, री के कितने बताने हैं। अब एक सुन लो, मैंने एक प्रश्न दिया था अत, क्या दिया था, और यहां पे क्या दिया था रित। अब देखना इसका एक वार्तिका लिख लो पहले। तय परस्त कालस्य, तय परस्त कालस्य, लिख लो ये फटाफट। तय परस्त कालस्य, तय परस्त कालस्य, तय परस्त कालस्य, लिख लिया? अब ये क्या कहानी है गुरुजी? अब ये कहानी क्या है समझना, बोर्ड पे आ जाओ बेटा। कहानी क्या है? तय पर अस्त, यूं समझो कि किसी वर्ण के आगे क्या लग जाए तय, क्या लग जाए, क्या लग जाए बेटा? हमने है के आगे क्या लगा दिया? जब तय लग जाता है तो हरिश्व दीर्घ प्लुत के हमने 6 किए थे ना, कितने कितने किए थे? तो ये तय यूं कहता है कि भैया आपको तीनों के नहीं बताने, एक के ही बताने हैं। हरिश्व दीर्घ प्लुत में से एक के ही बताने हैं, और एक के बताने हैं तो अत के भेद कितने हो गए मुझे बताओ? कितने हो गए? 6। और रित के मुझे बता दो कितने हो गए? कितने हो गए? है ना, है ना पक्की जोड़ी? 6 री के 6 री के। और अगर लित के पूछे, लित के, तो भी कितने बताने हैं? क्यों? 6 री के 6 री के। मैं दोनों साथ गाऊंगा भाई, आका पक्का वादा हो रहा है, 7 जन्मा की बात हो रही है पूरी, नेट टू नेट। समझ में आया कुछ? अब इसके नीचे लिख लो अत, बस कुछ नहीं लिखना इसके आगे, इतना करके छोड़ दो। तय परस्त कालस्य समझ में आ गई ना, अंत में क्या लगा हुआ हो? तय। अब नीचे लिखो अत के भेद, अत ए तय, अत के भेद कौन सा, क्या बताऊं? अरे तय परस्त कालस्य क्या कहता है? ये ए है, तय पर माने सामने या आगे, आगे क्या लग जाए? तय, आगे क्या लग जाए? तय। तय आगे लग जाता है तो यहां पे अपने को हरिश्व दीर्घ प्लुत में से एक का ही बोध करना है, और एक का बोध हमने किया था, बताओ कितने कितने? 6 किए थे ना। तो ये कहता है कि यहां सिर्फ आपको किसका बोध करना है? एक का ही बोध करना, और एक के बोध में कितने आ जाएंगे? 6। अत। और बात आ जाए मान लो रित, किसका पूछ ले? रित के। तो रित को मैंने कितना बताया है? क्यों बताया है? री के 6 और ली के 6 दोनों साथ जुड़ेंगे ना, क्योंकि ये दोनों क्या है? समान वर्ण है। और अगर आपको पूछ ले लित, क्या पूछ ले? लित, तो भी कितने बताने हैं? लेकिन रित और लित के अलावा किसी के भी साथ तय लग जाए तो अपने को कितने बताने हैं? 6 बताने हैं। ये बात मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, उतार लो इसको फटाक फट, बाकी कल